Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी G21 बोले या G20 बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो G21 में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, और साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट रामाफोसा ने बोल दिया नो ट्रम्प नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं ट्रम्प का नहीं आने का। लेकिन आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा, अब तो स्पष्ट हो गया है, प्रधानमंत्री कभी मिलना ही नहीं चाहते हैं ट्रम्प के साथ, फोटो ही नहीं खिंचाना चाहते हैं। इन द लास्ट 5 मीटिंग्स क्यों नहीं खिंचाना चाहते हैं? मालूम है सबको, मिसयूज करेगा आदमी, झूठ बोलेगा, उसको झूठ बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वाइट लाइज जब बोलते हैं ना, वो यही है कि दांतों से मुस्कुराते हुए झूठ बोल दो। गोरों की किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर सकते, जो गाय का मांस खाता है उस पर कभी विश्वास नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, भूल कर भी नहीं कर सकते। और अगर विश्वास करना भी हो तो उसमें सारे प्रिकॉशंस लेके विश्वास किया जाता है या फेस वैल्यू पे रखा जाता है। वो बोलता है थैंक यू वेरी मच, आप भी बोल दीजिए थैंक यू वेरी मच। वो मुस्कुराता है आई लव यू, उसको आप भी बोल दीजिए आई लव यू, क्योंकि इनके लिए लव यू का कोई मतलब नहीं होता। किसी को भी बोल देते हैं, फ्रेंड्स को भी बोल देते हैं और बोलते हैं माई लव विल टॉक, ऐसा बोल देंगे बड़ा आराम से। तो आई लव यू कोई अर्थ नहीं है दुनिया में, स्पेशली वाइट कम्युनिटीज। मतलब जो भी गाय का मांस खाए उधर कोई मीनिंग नहीं। मैं तो सुनता रहता हूँ ना, हमारे आसपास में सारे हिस्पैनिक लोग हैं तो बोलते रहते हैं आपस में स्पेनिश लैंग्वेज में, और फिर एक दूसरे की बुराई भी करते रहते हैं। तो परमानेंट कुछ है ही नहीं इधर इनकी सोसाइटी में। तो ट्रम्प से क्यों, अब रामाफोसा का तो पंगा हो गया, रामाफोसा को बुला के बेइज्जत किया था, आपको याद होगा। ओवल ऑफिस में बुलाया, उसको दिखाया पिक्चर्स अंगोला की, और देखा कर हमारे आपके अंदर व्हाइट्स को मारा जा रहा है, व्हाइट फार्मर्स को मारा जा रहा है। सारा सीआईए का प्रोपेगेंडा था। मैक्सिको में जो पूरा उसको उखाड़ने की कोशिश करी, वो जूइश प्रेसिडेंट है, नेटिव्स के लिए काम कर रही है, तो चर्च ने जाके उखाड़ने की कोशिश करी। कैथोलिसिज्म, चर्च ने, प्रोटेस्टेंट, दोनों ने मिलकर किया। राइट विंग प्रोटेस्टेंट्स को बोलते हैं, लेफ्ट विंग डेमोक्रेट्स को बोलते हैं, मतलब कैथोलिक्स को बोलते हैं। कैथोलिसिज्म, प्रोटेस्टेंटिज्म राइट विंग है बोला जाता है आजकल प्रोटेस्टेंटिज्म मींस राइट विंग, कैथोलिसिज्म मींस लेफ्ट विंग। और मैक्सिको में कैथोलिसिज्म इज अ राइट विंग, प्रोटेस्टेंटिज्म इज अ लेफ्ट विंग। लेफ्ट विंग राइट विंग तो बदलता रहता है, इसीलिए तो हम लोग धार्मिक हैं, हम बीच में रहते हैं, हम दोनों साइड को देख रहे हैं। वी आर द जज, द ज्यूरी एंड ऑल्सो द विक्टिम। हमारे लिए दोनों ही हमारे अगेंस्ट लगे हुए हैं ना, तो वी आर द जज, द ज्यूरी एंड द विक्टिम। इस आपको जियोपॉलिटिक्स समझने के लिए आपको ये समझना ही पड़ेगा। जियोपॉलिटिक्स होती है असुरवाद, राजनीति होती है लोक कल्याण के लिए। राजनीतिक बनना अच्छी बात है, सबको, जिसको भी स्किल्स है बनना चाहिए राजनीतिज्ञ, अगर आपका स्किल्स है। लेकिन गीता, वेद, रामायण, महाभारत के अनुसार, पुराणों के अनुसार, तब आप राजनीतिज्ञ हैं। मेरी बुक पढ़ी है दी नारद द मेकिंग स्टेट्समैन। मैंने प्लान भी किया था, उसमें मैं पॉलिटिशियन को सिखाऊंगा कि सर आप राजनीति खेलें, पॉलिटिक्स नहीं खेलें। पॉलिटिक्स लोगों को डिवाइड करती है पॉलिटी के अनुसार, मतलब आपकी सोच के अनुसार। राजनीति एकत्र करती है, एकता लाती है, शांति लाती है, पीस लाती है, और दक्षता भी लाती है, और युद्ध में जीतने की कला भी लाती है। वो राजनीति है। जियोपॉलिटिक्स समाज को डिवाइड करती है, फैमिली को डिवाइड करती है, आपको कमजोर बनाती है, और आपको भगवान से दूर लेके चली जाती है। राजनीति आपको भगवान कृष्ण के पास लेके आ जाती है। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ तो हमारे सामने बैठे हुए हैं, कृष्ण और राम, इनके अलावा तो कोई है ही नहीं। इनके लिए तो राजनीति खेली जाती है ताकि इनका साम्राज्य बना रहे, वर्णाश्रम बच जाए, वर्णाश्रम की सेवा हो, वर्णाश्रम के माध्यम से सनातन धर्म की सेवा हो, हरि का तोषण हो। यही तो है राजनीति। राजनीति तो अच्छी बात है, उसमें धर्म का पक्ष रहता है,
जियोपॉलिटिक्स में असुरवाद रहता है, मैं कितना खा लूं, इधर से मुझे कितना मिल जाए, मेरा देश बच जाए, दूसरे का मर जाए, ये तो जियोपॉलिटिक्स है। लेकिन एक स्मार्ट राजनीतिज्ञ को असुरवाद सीखना पड़ता है और असुर नीति से ही उसको हराना पड़ता है। उसी को शुक्र नीति बोलते हैं। असुर को सीखो, असुर के अनुसार कार्य करो और असुर को उसी के गेम में हराओ, क्योंकि असुर को आप राजनीति से हरा तभी सकते हैं जब आपकी सैन्य शक्ति उनसे बड़ी हो। उसको समझ नहीं आएगा, तो उसको असुर नीति से हरा के फिर उसके बाद राजनीति का प्रयोग करके उसको कंट्रोल में किया जाता है। तो अब रामाफोसा को बुला के आपने अंगोला का दिखाया, उसको डांट लगा दी, उसको परेशान कर दिया, बोलता और आपने इग्नोर कर दिया, अटेंड नहीं कर रहे हैं, न ट्रम्प अटेंड कर रहे हैं, न पुतिन अटेंड कर रहे हैं, न चाइनीज अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि पुतिन को मालूम है कि सीआईए के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, वहां पे वो ऑपरेटिव रहेंगे। चाइनीज को भी मालूम कि हम सिक्योरिटी अश्योर नहीं कर सकते चाइनीज प्रेसिडेंट की। प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, और जो पहले अफवाह फैलाई थी कि चाइना में बचा लिया मोदी को ट्रम्प की कार में डाल के, तो पुतिन की कार में डाल के, अब तो यहाँ पे पुतिन की कार नहीं है ना, यहाँ पे चाइनीज प्रेसिडेंट की कार है, तो यहाँ पे कौन सा गेम होगा? तो आप ये समझिए, भारतीय सुरक्षा एजेंसी बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अगर वो इतनी शक्तिशाली नहीं होती तो अमेरिकन सीखने आते भारत में जंगल वॉरफेयर। सोचिए, तो ये मिथ भी बस्ट हो गई इधर। भारतीय सुरक्षा एजेंसीज कैपेबल है एंड उनके पास रिसोर्सेज हैं। भारतीय सैटेलाइट्स मॉनिटर करेंगे, भारतीय प्लेन जब लैंड करेगा तो भारतीय नेवी शिप्स रहेंगे वहां पे, पनडुब्बियां रहेंगी। यू हैव नो आइडिया। कभी ट्रस्ट करिए अपने एजेंसीज पे, भारतीय सेना पे, कि वो अपना अंजाम कर सकती है। आप किसी एनसीसी कैडेट को जाके सुनना, उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं फॉरेन का। हाथी का भी शरीर बड़ा होता है, लेकिन टेक्निक से उसको पकड़ लिया जाता है। हिंदी है मैंने आपको। ओके, तो अब जाएंगे। अब एजेंडा क्या है? बड़ा सिंपल है। एजेंडा ये है कि भाई ट्रेड डील्स हो दुनिया भर में, अमेरिकन करेंसी के बेसिस पे हो या ना हो, डजंट मैटर, लेकिन ट्रेड डील्स हो ताकि सामान्य ट्रेड चलता रहे दुनिया में। यही एक एजेंडा है और इस पे बात होगी। और G20 की सक्सेस डिपेंड करती है किस तरह यूरोपियन कंट्रीज अब इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना शुरू करें आउटसाइड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन्फ्लुएंस या कोई और इन्फ्लुएंस से। तो अमेरिका की इन्फ्लुएंस डेफिनेटली रहेगा थ्रू लोअर रिप्रेजेंटेशन, लेकिन अब वो पुराना वाला समय नहीं है। अब अमेरिका की इकोनॉमी इज नॉट द सेम लाइक बिफोर, और ये अच्छा अपॉर्चुनिटीज है भारत को आगे लेके जाने के लिए। तो ये इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं G20 मीटिंग में बड़ी ट्रेड डील्स और सम नॉर्मल स्टेटमेंट्स एंड आल्सो स्टेटमेंट बाय मोदी दैट इंडिया इज हियर टू सेव यू। इंडिया इज द ग्रेटेस्ट पार्टनर ऑफ अफ्रीका, और अफ्रीका इज वन ऑफ द रिचेस्ट कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट विल बी, थोड़े दिनों में वो इट विल बी रिचर देन यूरोप, इट विल बी रिचर और सेकंड और थर्ड इन द रिचनेस रैंक, अगर वहां यूनिटी आ जाती है। प्रॉब्लम क्या है अफ्रीका का कि आधे लोग फ्रेंच में डिवाइडेड हैं, आधे लोग इंग्लिश में डिवाइडेड हैं, एंड यूरोपियन पावर्स हैव बीन लूटिंग अफ्रीका फॉर लास्ट 600 ईयर्स। 600 साल की लूट, अभी तक पेट भरा नहीं किसी का। तो दिस इज अ टाइम फॉर अफ्रीका टू बिकम यूनाइटेड, वन अफ्रीका। दिस इज द टाइम टू डू दैट। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक तो लग रहा है कि शायद कुछ होगा। सो दिस इज माई अपडेट। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लिसनिंग। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।